जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, जो 1919 से 1905 से 1919 के मध्य। ठीक है, इसको अपन उग्रवाद या गर्मपंथी चरण भी बोलते हैं। अब तो भारत में उग्रवाद या गर्म दल का उदय का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारणों में यह है, जैसे कांग्रेस है। कांग्रेस में जो पहले का जो काल है उसको अपन उदारवादी काल बोलते हैं। तो उदारवादी काल जो नेता थे उनकी राजनीति अनुनय विनय की, यानी ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग रखना। अगर वो मांग मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। तो इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस के अंदर एक नया धड़ा उत्पन्न हो गया, जिसे अपन बोलते हैं अपने गर्म दल बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में गर्म दल के मुख्य नेता कौन कौन थे वो देखते हैं। देखो, गर्म दल के नेता, मुख्य नेता अपने इसमें हम जानते हैं लाल, बाल और पाल। ये बात में गर्म दल के मुख्य नेता थे, जैसे लाल, बाल और पाल बोलते हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिंद्र चंद्र पाल। और एक मुख्य नेता होते जिनका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष भी अपने गर्म दल के मुख्य नेताओं में थे। अब देखो, इस गर्म दल में और नरम दल में मुख्यतः विचारधारा का अंतर था। ठीक है, अब वो विचारधारा क्या थी? तो जैसे गर्म दल के लोग हैं, इनका लक्ष्य एक ही था कि स्वराज प्राप्त करने, जबकि नरम दल का लक्ष्य यह था कि भारत एक क्या डोमिनियन स्टेट बने। ठीक है, तो गर्म दल का मुख्य लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति, जबकि नरम दल का लक्ष्य है डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना। डोमिनियन स्टेट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि यूरोप का एक अधिराज्य के रूप में भारत एक क्या हो, यूरोप का एक अधिराज्य बन जाए, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत एक राज्य की भूमिका में आ जाए। ठीक है, जबकि अपने गर्म दल का लक्ष्य यह था कि स्वराज प्राप्ति, यानी भारतीयों का राज किन हाथों में हो, भारतीयों के हाथों में। ये अपने गर्म दल की मुख्य विचारधारा थी। अब देखो, भारत में गर्म दल या उग्रवाद के मुख्य कारणों में 4 कारण आते हैं। ठीक है, इसमें पहला है ब्रिटिश सरकार की नीतियां, जैसे वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट जो 1878 का है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905, सामाजिक सुधार आंदोलन। ये मुख्य कारण है भारत में उग्रवाद के उदय के। इसमें दूसरा कारण है तो अंतर्राष्ट्रीय कारण, तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय कारण, जिसमें इटली द्वारा इथोपिया को पराजित करना, ये 1895-96 की घटना है। ठीक है, दूसरी घटना है जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904-05। इन दोनों घटनाओं से भारतीय लोगों के मन में यह मिथ टूट गया कि यूरोपीय लोग अपराजित हैं, यानी ब्रिटिश सरकार है वो अपराजित नहीं है, तो इसको भी हम हरा सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि 1896 से 1900 के मध्य भारत में बड़ा था भयंकर अकाल को अंग्रेजी में बोलते हैं फेमाइन। ठीक है, उस अकाल के बाद भारत में 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। उस दिल्ली दरबार में भारी धन का अपव्यय किया गया, यानी धन को बर्बाद किया गया, जिससे भारतीय जनता के अंदर रोष उत्पन्न हो गया। यानी कि भारत में अकाल की स्थिति है और ब्रिटिश सरकार धन का अपव्यय कर रही है। और चौथी और मुख्य घटना यह है कि तिलक व अन्य राष्ट्रवादी जो नेता हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो ये मुख्य 4 कारण है भारत में उग्रवाद के जन्म का कारण। ठीक है, तो अपन देखने देखो, मुख्य 4 कारण है। नंबर एक में है, जैसे अपने पहले देखते हैं, उग्रवाद का जन्म या उदय के कारण। ठीक है, इसके प्रथम कारण में आपके सरकार की नीतियां। ठीक है, उन नीतियों में जैसे मान लीजिए प्रथम नीति है जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आया था 1878। इससे क्या हुआ, इस एक्ट से क्या किया गया कि भारत की जो मीडिया है, प्रेस यानी समाचार पत्र है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया।
समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। जैसे नंबर 2, इसमें 1904 में आया था एक विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है। इस विश्वविद्यालय अधिनियम में भारतीय दो भाषाओं में नहीं पढ़ाया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना स्टार्ट किया गया। ठीक है। फिर है 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है। फिर देखो सामाजिक सुधार आंदोलन। ये सामाजिक सुधार आंदोलन है, इससे भी क्या भारतीय लोगों के अंदर रोष उत्पन्न हो गया। क्यों? इसमें देखो रोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि भारतीय समाज है ये यथास्थितिवाद समाज है, मतलब हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। अगर हम स्वीकार भी करेंगे तो अगर कोई अपना व्यक्ति है वो बदलाव करेगा तो हमें स्वीकार करेंगे, तो बाहर का लोग है वो अगर इंटरफेरेंस करेंगे यानी अपने समाज में दखलंदाजी करेंगे तो उसको अपन स्वीकार नहीं करते। ठीक है। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा को बंद करना, बाल विवाह को बंद करना, इस प्रकार के काम किए, जिससे क्या भारतीय लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। फिर देखो अगला कारण है नंबर 2। इस नंबर 2 में क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय कारण है, तात्कालिक अंतरराष्ट्रीय कारण, तात्कालिक अंतरराष्ट्रीय कारण। इसमें देखो पहला है इटली द्वारा इथोपिया को पराजित करना। ये घटना है 1895-96। इथोपिया क्या था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर इटली द्वारा इथोपिया में ब्रिटेन को रद्द किया गया। ठीक है। अब देखो दूसरी इसमें देखो, इसके अंदर देख लो दूसरी, जापान द्वारा रूस को पराजित करना। 1904-5 यानी 1904 से 5 के मध्य जापान ने किसको पराजित कर दिया, रूस को पराजित कर दिया। इन दोनों घटनाओं से देखो भारतीय लोगों में क्या जागरूकता आई कि यूरोपीय लोग हैं ये अपराजित नहीं है, इन्हें हम भी हरा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए अपने दो कारण उग्रवादी जन्म का। ठीक है। तीसरा कारण है, देखो तीसरा कारण अपन देखते हैं। तीसरे कारण में मुख्य कारण आपका 1896 से 1900 ईस्वी के मध्य भारत में क्या बढ़ा है, भयंकर अकाल। ठीक है। इस अकाल के बाद 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है। और इस 1903 के दूसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, धन का अपव्यय किया गया, यानी धन खर्च किया गया अधिक। ठीक है। इससे भारतीय लोगों में क्या रोष उत्पन्न हो गया कि मतलब भारत में अकाल की स्थिति है और आप इस प्रकार के राजसी वैभव के कार्यक्रम कर रहे हो। ठीक है। नंबर 4 ये है कि तिलक व अन्य राष्ट्रवादी नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यानी तिलक व अन्य राष्ट्रवादी नेताओं पर क्या है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है। इन सारी घटनाओं से भारत में क्या होता है, उग्रवाद का यानी गर्मपंथी चरण का उदय होता है, गर्मपंथी नेताओं का उदय होता है। ठीक है। फिर देखते हैं अपन इन उग्रवादियों की विचारधारा। उग्रवाद बोल दो, जैसे गरम दल बोल दो, वो एक ही बात है। ठीक है। जो वो देखते हैं अपना उग्रवाद की विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा, अब देखो इस उग्रवादी चरण में मुख्य नेता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको किसे जोड़ दिया, हिंदुत्व की भावना से जोड़ दिया। ठीक है। यानी राष्ट्र की भावना को हिंदुत्व की भावना से जोड़ दिया।
ठीक है। और इन्होंने 1893 गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। तिलक ने भारतीय राष्ट्र की भावना को मतलब भारतीय राष्ट्रीय भावना को हिंदुत्व की भावना से जोड़ दिया। तब महाराष्ट्र में 1893 में गणपति उत्सव प्रारंभ करवाया, वह 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करवाया। ठीक है, तो इनकी मुख्य विचारधारा क्या होगी? राष्ट्र की भावना मुख्य विचारधारा है। और तिलक ने इसको किसे जोड़ दिया? हिंदुत्व की भावना से जोड़ दिया। ठीक है, इसी के तहत इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव है शिवाजी उत्सव प्रारंभ करवाए। अब देखो, इस राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की मुख्य घटना है बंगाल का विभाजन, जो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय भारत के तात्कालिक वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, और बंगाल के तात्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रू फ्रेजर। बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के समय भारत के तात्कालिक वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। वायसरॉय लॉर्ड कर्जन, जिन्हें अपन दुर्जन भी बोलते हैं, कर्जन दुर्जन। और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये थे सर एंड्रू फ्रेजर। सर एंड्रू फ्रेजर क्या थे? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और तात्कालिक वायसरॉय थे भारत के लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब देखो, उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 सूबे शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब उस समय राज्य को क्या बोलते? प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 सूबे शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 3 सूबे किसमें शामिल थे? बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल राज्य में शामिल थे। अब देखो, इस विभाजन का कारण लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का कारण यह था कि भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हो रही है उसको नष्ट करना। बंगाल विभाजन का कारण यह था कि राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करना, यानी जो बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है उस भावना को बंगाल में नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? बंगाल का विभाजन किया जाए। ठीक है, और इस बंगाल के विभाजन का आधार रखा गया धार्मिक आधार। धार्मिक आधार देखो कैसे, उस समय की बंगाल की डेमोग्राफी देखते हैं कि बंगाल की डेमोग्राफी क्या है। देखो, बंगाल जैसे मान लीजिए ये पूरा बंगाल, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया। तो ये हो गया पूर्वी बंगाल और ये हो गया पश्चिमी बंगाल। अब देखो, पूर्वी बंगाल है ये मुस्लिम बाहुल्य है, यानी यहाँ की जनसंख्या अधिक किन की है? मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य जनसंख्या थी। तो विभाजन का आधार क्या रखा गया? आधार रखा गया धार्मिक आधार। धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, अब देखो, इस धार्मिक आधार के विभाजन के बाद इस बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? यानी विभाजन का आधार क्या रखा? धार्मिक आधार के आधार पर बंगाल को 2 भागों में बांट देगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब देखो, इस विभाजन का मुख्य यानी विभाजन की घोषणा कब होती है? विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। था इस विभाजन को प्रभावी रूप से लागू कब किया गया? प्रभावी रूप से लागू, यानी इसको प्रभावी कब किया गया? यह 16 अक्टूबर 1905, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा है ये लागू कब होती है? 16 अक्टूबर 1905 को लागू होती है। और इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने
रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत गाया जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। यानी बंगाल के विभाजन के दुख में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत गाया जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला यानी हमारा सुंदर बांग्लादेश, जिसका विभाजन किसने कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने। फिर यही गीत आगे जाकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905 को होती है। यह घोषणा प्रभावी रूप से लागू कब होती है? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला नामक गीत गाया गया। अब देखो, इस विभाजन के बाद बंगाल का डेमोग्राफी क्या रही? देखो बंगाल का नक्शा कैसा हो गया वो देखते हैं। देखो विभाजन के बाद बंगाल, ठीक है, ये हो गया अपना पूर्वी बंगाल, ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब देखो पूर्वी बंगाल में इधर एक ऊपर राज्य है असम, ठीक है। असम का ये वाला पार्ट है जिसका नाम है सिलहट, ठीक है। तो असम के सिलहट को मिला दिया किसमें? पूर्वी बंगाल में, और एक नया राज्य बना दिया जिसका नाम हो गया पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी रखी गई ढाका। ढाका क्या रखी? पूर्वी बंगाल की राजधानी। तो पूर्वी बंगाल में क्या शामिल हो गया? पूर्वी बंगाल प्लस असम का सिलहट क्षेत्र शामिल हो गया और इसकी राजधानी बना दी गई ढाका। अब देखो इस पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये तो पश्चिम बंगाल तो हो ही गया इधर वाला, फिर इसके बाद यहाँ पर बिहार और इधर उड़ीसा, इन तीनों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम हो गया पश्चिम बंगाल, और इसकी राजधानी रखी गई कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी रखी गई, ठीक है। तो ये हो गया विभाजन के बाद बंगाल का नक्शा, इधर वाला पूर्वी बंगाल और इधर वाला पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो इस विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में दो आंदोलन चलाए गए, स्वराज आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। विभाजन के स्वरूप क्या है? दो आंदोलन चलाए गए, स्वराज और बहिष्कार आंदोलन। विभाजन के विरोध स्वरूप, विभाजन के विरोध में दो आंदोलन चलाए गए, स्वराज और बहिष्कार आंदोलन। यानी ब्रिटिश सरकार का या सामान का बहिष्कार किया जाए, वह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए और अपना क्या स्वराज लाया जाए, ठीक है। अब देखो इन दोनों आंदोलनों को कांग्रेस ने अनुमोदन कब दिया? अनुमोदन, ठीक है। देखो कांग्रेस का 1905 में बनारस में एक अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में इन दोनों आंदोलनों स्वराज व बहिष्कार आंदोलनों को अनुमोदन दिया गया। तो किस अधिवेशन में? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन किसका है? कांग्रेस का, 1905 का। तो 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वराज व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। अब देखो इन दोनों आंदोलनों को भारत में प्रचार का जिम्मा किसे दिया गया? भाई इन दोनों आंदोलनों को भारत में प्रचारित कौन करेगा, यानी प्रसारित कौन करेगा? तो इसका जिम्मा दिया गया बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज व बहिष्कार आंदोलन का प्रचार पूरे देश में किया, ठीक है। इसी स्वरूप यानी इसी कारण से एक व्यक्ति जिनका नाम है, हम बोलते हैं वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को कहा भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। ऐसा कौन कहते हैं? वैलेंटाइन सिरोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तिलक ने इन दोनों आंदोलनों का विस्तार पूरे भारत में किया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना बंगाल विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, वो अगले वीडियो में। जय हिंद।